फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट टेक्स। अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड लास्ट लेक्चर में अपने कंप्लीट किया था मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन जो कि थी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। उसकी स्टेटमेंट क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए डाइवर्जेंस लेस वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस लेस वेक्टर फील्ड को अपन सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड भी बोलते थे और अपन के उसने कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट किए थे। अपन कहते थे मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज पाथ। उसका ना तो कोई सोर्स होता है ना कोई सिंक होता है, यानी आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। वो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर तीसरी मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर अपने बात की थी। आज अपन का एम्पियर्स लॉ के बारे में बात करेंगे, जिसको बोला जाता है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। क्या बोलता है? मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन की बात करेंगे, जिसको एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर्स लॉ बोलो या फिर मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन बोलो, बोथ आर सेम थिंग। तो आज अपन बात करेंगे एम्पियर्स लॉ की बात करेंगे और इसको अपन, ये भी एक मैक्सवेल इक्वेशन ही है। जैसे अपन की गॉस लॉ एक मैक्सवेल इक्वेशन थी, उसी तरीके से ये भी एक क्या है, एक मैक्सवेल इक्वेशन है फॉर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये एक ऐसी मैक्सवेल इक्वेशन है जो ओनली फॉर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही वैलिड है। देखो, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तब एक मैक्सवेल इक्वेशन आई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड थी। वो ओनली फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड थी। और ये एम्पियर्स लॉ वाली अपन की इक्वेशन है जो अपने लास्ट इक्वेशन पढ़ी थी, जो अपने मैग्नेटिक फील्ड के लिए लास्ट इक्वेशन पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए डाइवर्जेंस लेस वेक्टर फील्ड, वो तो हमेशा वैलिड है। चाहे आपकी फील्ड स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इक्वेशन है ना, ये ओनली फॉर वैलिड स्टैटिक फील्ड के लिए। कैसे? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही वैलिड है, ना कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो मैक्सवेल इक्वेशन थी, जिसमें से एक तो जो अपन यहाँ गॉस लॉ थी, जो तो टाइम वेरिंग फील्ड हो चाहे स्टैटिक फील्ड हो, दोनों के लिए वैलिड था। जबकि अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, वो ओनली फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड था। और अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी थी। लास्ट इक्वेशन पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए डाइवर्जेंस लेस वेक्टर फील्ड, वो तो हमेशा वैलिड है। चाहे आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इक्वेशन ओनली फॉर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही वैलिड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी जब अपन टाइम वेरिंग फील्ड पढ़ेंगे तो दो मैक्सवेल इक्वेशन तो सेम की सेम रहेगी। उसमें से एक होगी गॉस लॉ रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा टाइम वेरिंग फील्ड के लिए भी। और ये सेकंड अपने इक्वेशन पढ़ी थी, तीसरी इक्वेशन जो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड इज ए डाइवर्जेंस लेस वेक्टर फील्ड, वो भी सेम की सेम रहेगी। चाहे मेरी फील्ड स्टैटिक हो चाहे टाइम वेरिंग हो, चेंज होने वाली नहीं है। जबकि ये इक्वेशन टाइम वेरिंग फील्ड के लिए चेंज होगी, जो मैं आगे बताऊंगा। अपन का कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, उसके उस टाइम ये फील्ड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये इक्वेशन क्या होगी, चेंज होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसका स्टेटमेंट क्या है, इस एम्पियर्स लॉ यानी मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन का स्टेटमेंट है, इसको बोला जाता है सर्कुलेशन। मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया था तो मैंने बोला था किसी भी वेक्टर फील्ड का क्लोज पाथ इंटीग्रल यानी क्लोज लाइन इंटीग्रल अपन लेते हैं तो उसको बोला जाता है सर्कुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्कुलेशन बोला जाता है। इसको बोला जाता है सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड H अराउंड एनी क्लोज पाथ L इक्वल टू टोटल चार्ज टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। ये अपन की मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। आप सीक्वेंस याद रखो चाहे मत रखो फोर्थ, लेकिन मैक्सवेल की चारों इक्वेशन में से एक इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है सर्कुलेशन ऑफ H। यदि मैग्नेटिक फील्ड H का अब मैं किसी भी क्लोज पाथ L के अराउंड क्लोज लाइन इंटीग्रल लूंगा तो इसको बोला जाता है सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है? सर्कुलेशन बोला जाता है। क्लोज लाइन इंटीग्रल को हमेशा सर्कुलेशन ही बोलते हैं ईएमटी के अंदर। ईएमटी के अंदर इसको बोला जाता है सर्कुलेशन ऑफ H अराउंड एनी क्लोज पाथ L इक्वल टू उसके अंदर जो भी करंट होगी ना उसके सम के इक्वल हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये मान लो मेरा एक क्लोज पाथ L है। क्या है? ये क्लोज पाथ L है और इसके अंदर कुछ ऐसी करंट है। मान लो एक करंट अंदर की ओर जा रही है I1, दूसरी मेरी करंट बाहर की ओर आ रही है I2, एक फिर मेरी करंट है बाहर अंदर की ओर आ रही है I3, और यहाँ पर एक करंट मान लो अपन की है I4 और इधर मेरी एक करंट है I5। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ये मेरा एक क्लोज पाथ L है और इस क्लोज पाथ की डायरेक्शन में कुछ L ऐसे लेता हूं, यानी एंटी क्लॉकवाइज। आप कुछ भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा, आप कुछ भी ले सकते हो। तो अपन का क्या है, एम्पियर्स लॉ क्या बोलते हैं
कि सर्कुलेशन ऑफ एच अराउंड एनी क्लोज पाथ एल इक्वल टू टोटल करंट एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस, उसके अंदर जो भी करंट होगी उसके सम के इक्वल होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो अब ये वाला मेरा क्लोज पाथ है, इसके अराउंड मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन लेना है बिल्कुल। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ये सारी करंट की वजह से जनरेट होगी या नहीं होगी। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, करंट होता है। तो I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, बिल्कुल होगी। I2 के वजह से भी होगी, I3 की वजह से भी होगी, I4 की वजह से भी होगी, I5 की वजह से भी होगी। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड यूज होगी वो तो सारी करंट की वजह से यूज होगी, लेकिन जो इनक्लोज में है वहां पर I4 और I5 काउंट नहीं होंगे, ओनली अंदर वाली करंट ही काउंट होगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा इस क्लोज पाथ एल पे, इस क्लोज पाथ एल के अराउंड ही तो अपन एच का सर्कुलेशन ले रहे हैं। जब मैं एच की बात करूंगा तो ये एच तो सारी करंट की वजह से होगा, सारी करंट की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना वो होगा एच, जबकि यहाँ आई इनक्लोज होगा वो ओनली इस क्लोज पाथ के अंदर वाली करंट होगी, बाहर वाली करंट से मतलब नहीं होगा। बाहर वाली करंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में अपना जरूर योगदान देगी, यानी एच नेट एच बनाने के अंदर एच में इसमें तो I4 का भी और I5 का भी मैग्नेटिक फील्ड काउंट होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जबकि आई इनक्लोज में ओनली अंदर वाली करंट ही काउंट होगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। बाहर वाली करंट के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जब मैं इधर एल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड में इधर निकालूंगा ना तो जो है ना नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पांचों करंट की वजह से, जो है नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड वो है ना पांचों करंट की वजह से काउंट होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो अब मैंने एल की डायरेक्शन कैसे ली है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो करंट बाहर की ओर आ रही है वो मेरी पॉजिटिव होगी और जो अंदर की ओर जा रही है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि मैंने इस ये जो मैंने लूप लिया ना, इस लूप की डायरेक्शन कैसे ली है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अपना राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे ना, जो बाहर की ओर करंट आ रही है I2 मेरी पॉजिटिव हो जाएगी, I1 और I3 क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, H डॉट DL अराउंड एनी क्लोज पाथ एल इक्वल टू पॉजिटिव कौन सी होगी, I2 पॉजिटिव होगी, I1 यहाँ क्या आ जाएगी विथ नेगेटिव साइन आएगी और I3 विथ क्या आएगी, नेगेटिव साइन। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन की है क्या बोल एम्पेयर्स लॉ बोल सकते हैं, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन बोल सकते हैं। सर्कुलेशन ऑफ एच अराउंड एनी क्लोज पाथ एल इक्वल टू टोटल करंट एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। और सर्कुलेशन अपन लेते हैं ना, जिस ये जो अपन लगे ना मैग्नेटिक फील्ड, ये तो क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट इनर होगी उनका भी मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा और आउटर का भी कंट्रीब्यूशन होगा, एच के अंदर तो सबका कंट्रीब्यूशन होगा, जबकि आई इनक्लोज के अंदर ओनली अंदर वाली करंट का ही कंट्रीब्यूशन होगा, बाहर वाली करंट से अपन को कोई मतलब नहीं है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यानी इस स्टेटमेंट क्या है, सर्कुलेशन ऑफ एच अराउंड एनी क्लोज पाथ एल इक्वल टू टोटल करंट एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपना स्टेटमेंट है कि सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच अराउंड एनी क्लोज पाथ एल इक्वल टू टोटल करंट एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो यहां पर अगर मैं स्टोक थ्योरम यूज करूंगा तो मैं लिख सकता हूं डेल क्रॉस एच डॉट ds लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं स्टोक थ्योरम के हेल्प से। और यहां मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं Z डॉट ds। ये तो आपको करंट की डेफिनेशन पता ही है, ये क्या है, करंट डेंसिटी। जब करंट डेंसिटी गिवन हो और आपको करंट फाइंड आउट करना है तो आपको ये इक्वेशन तो पता ही होगी, आपने पढ़ा ही होगा नेटवर्क थ्योरी के अंदर। आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होती है करंट डेंसिटी डॉट ds। क्या होती है, करंट डेंसिटी डॉट ds। जब आपको करंट डेंसिटी गिवन है और करंट फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ये तो आपने ईएमटी के अंदर पढ़ ही देखा है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, डेल क्रॉस एच इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जे मिलेगा। क्या मिलेगा अपन को, जे मिल जाएगा। जे को अपन क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट डेंसिटी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जे को बोला जाता है करंट डेंसिटी बोला जाता है। आपको अभी तक ये ध्यान रखना, इसको बोला जाता है करंट डेंसिटी। आगे जाके अपन बात करेंगे जब टाइम वेरिंग फील्ड के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और आ जाएगा, वो इसके अंदर कुछ नहीं ऐड हो जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा। यहां पर आपको क्या याद रखना है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल हमेशा कितना होता है, जे के बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल हमेशा कितना होता था, 0 होता था। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये इस मैक्सवेल इक्वेशन का क्या है, पॉइंट फॉर्म है। क्या है ये, इसका पॉइंट फॉर्म है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन ऑफ एच अराउंड एनी क्लोज पाथ एल इक्वल टू टोटल करंट एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं। क्या एप्लीकेशन पढ़ते हैं इसके, गॉस लॉ के भी एप्लीकेशन थे, इसके भी एप्लीकेशन थे। एक मान लो इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर है। क्या है, इनफिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, कुछ ऐसा वायर है। मान लो ये आपकी क्या होगी, जेड अक्स होगी, और ये इसके अंदर क्या करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो ये अपने चारों ओर एक क्या जनरेट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मान लो अगर मैं इस करंट को ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ, क्या मान लो ये बाहर की ओर करंट आ रही है, ये तो ऐसे मैंने फॉर्म कर दिया। अगर मैं ऐसे दिखा दूंगा बाहर की ओर आ रहा है, इन्फिनिट वायर आ रहा है, तो देखो सबसे पहले डायरेक्शन आपको एम्पियर्स लॉ नहीं बताएगा, डायरेक्शन आप खुद के हिसाब से लेना आना चाहिए। आपको पता है हमेशा राइट हैंड यूज करना है। बाहर की ओर करंट आएगी ना, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी। और आपको पता है इसके चारों ओर कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। कैसे एग्जिस्ट करेगी, ऐसे एग्जिस्ट करेगी। ये कुछ ऐसे इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको आनी चाहिए। अगर मैंने करंट बाहर की ओर आ रही है, इसका मतलब डॉट का मतलब यही होता है बाहर की ओर आ रही है, तो इसके चारों ओर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करती हैं, तो मैंने क्लोज पाथ शो कर दिया। और ये जो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे ना, ये ना तो फाई पे डिपेंड करेगा ना जेड पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपको दिमाग होना चाहिए कि इसको हैंडल करते टाइम सबसे सूटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होगा, तो आप कहोगे रो फाई और जेड, मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे सूटेबल होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और मैं बात करूंगा अगर मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप कहोगे एच ओनली है ना, रो का फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा, रो का फंक्शन होगा, फाई और जेड का फंक्शन नहीं होगा। और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ए फाई कैप की ओर होगी। कैसे होगी, ए फाई कैप की ओर होगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये चीज आपको एम्पियर्स लॉ नहीं देता है, ये आपके दिमाग से सेट होनी चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए फील्ड के बारे में। आपको पता है फील्ड ए फाई कैप की तरफ होगी। ए फाई कैप की तो होता है, जेड एक्स के अराउंड क्या होता है, ए फाई कैप होता है। ये आपका वायर है, तो ये आपका जेड एक्स है, तो जेड एक्स के अराउंड ही तो होगी, तो ए फाई कैप होगी। और ये है ना, मतलब जेड एक्स से हाइट पे डिपेंड नहीं करेगी, उस पे डिपेंड, इसका मैग्नीट्यूड हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, जेड पे डिपेंड नहीं करेगा, फाई पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि रो पे डिपेंड करेगा। जेड एक्स से दूर जाऊंगा तो फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, और जेड एक्स के पास आऊंगा तो फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो यहां पर फील्ड लाइंस मैंने कितनी बनाई, 3 फील्ड लाइंस बनाएगी। यहाँ कितनी बनी, 2 बनाई। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा, मेरा जैसे जैसे रो बढ़ेगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। ये इतना बेसिक तो आपको आना ही चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड ओनली रो पे डिपेंड करेगा, फाई जेड पे डिपेंड नहीं करेगा। और इसकी डायरेक्शन ए फाई कैप में होगी। कौन सी डायरेक्शन में होगी, ए फाई कैप में होगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन इसकी मदद से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो ये कोई एक करंट कैरिंग वायर है, इससे मान लो रो डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, रो डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मान लो मेरा करंट कैरिंग वायर था, जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रही थी, और इससे कितनी डिस्टेंस पे, इससे अपनी रो डिस्टेंस पे मेरे को किसी पॉइंट पी पे एच फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले तो मैं एक क्लोज पाथ एच एज्यूम करूंगा, एक सर्किल बना दूंगा। इसको सेंटर मानते हुए, रो को रेडियस मानते हुए एक सर्कुलर क्लोज पाथ एज्यूम करूंगा। क्या करूंगा,
एक सर्कुलर क्लोज पाथ मैंने, ये मेरा सर्कुलर क्लोज पाथ मैंने एज्यूम कर दिया, जिसकी डायरेक्शन कैसे ले ली मैंने, ऐसे ली। आई होप यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे लूंगा तो करंट भी बाहर की ओर, मेरा एल भी बाहर की ओर, तो आई क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं यूज लूंगा अब मैं एम्पियर्स लो, तो एच डॉट डीएल किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल आई के इक्वल हो जाएगा। तो देखो देखो ये पाथ आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है हमेशा, ताकि आपका एच और डीएल के बीच का एंगल या तो 0 बने या 90 बने। तो यहां पर देखो आपको पता है एच भी कैसी होगी, ए फाई कैप में होगी, और आपका एल भी कैसा, ए फाई कैप में है या नहीं है, बिल्कुल। आपका इसके ऊपर आप कुछ भी अगर डिफरेंशियल करंट एलिमेंट लोगे तो उसकी डायरेक्शन ए फाई कैप में ही होगी, बिल्कुल होगी। तो डीएल की डायरेक्शन भी ए फाई कैप में है, एच की डायरेक्शन भी ए फाई कैप में है। और आपको पता है एच तो किसका फंक्शन है, एच तो ओनली रो का फंक्शन है, डायरेक्शन क्या है, ए फाई कैप, और डीएल की डायरेक्शन भी क्या है, ए फाई कैप। तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो इनको अपन सिंपल एच डीएल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एच डॉट डीएल क्या होता है, एच इंटू डीएल इंटू कोस थीटा होगा, बिल्कुल। कोस थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इनको एच डीएल लिख सकता हूं। और अगर मेरा एच की वैल्यू ओनली किस पे डिपेंड कर रही है, रो पे डिपेंड कर रही है, और अगर मेरा रो फिक्स है, ये तो क्या है, रो फिक्स है, रो आपका चेंज नहीं हो रहा है, रो फिक्स है, तो एच तो एक कांस्टेंट होगा, एच कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रल क्या क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, डीएल बचेगा। और आपको पता है डीएल मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा क्लोज पाथ के राउंड, इसकी टोटल कितनी होती है, आपको पता है 2 पाई आर होता ही नहीं होता, बिल्कुल एच इंटू 2 पाई रो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एच इंटू 2 पाई रो इक्वल टू आई के इक्वल हो जाएगा। और अब अगर एच की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो एच की वैल्यू कितनी कितनी मिलेगी मेरे को, आई अपॉन 2 पाई रो मिलेगी। कितनी मिलेगी, आई अपॉन 2 पाई रो। और एच अगर एच वेक्टर फॉर्म में लूंगा तो सिंपल आई अपॉन 2 पाई रो ए फाई कैप। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी वजह से अपन ने इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर के अराउंड अपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। एक कंडक्टिंग सिलेंडर है, कैसा, एक आपका कंडक्टिंग सिलेंडर है, उसकी वजह से अपन उसके चारों ओर क्या निकालेंगे, इसकी वजह से उसके चारों ओर अपन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये मान लो आपका एक कंडक्टिंग सिलेंडर है, कैसा है, कंडक्टिंग सिलेंडर है, और इसके अंदर मान लो ऐसे करंट बाहर की ओर आ रही है, क्या आ रही है, यूनिफॉर्मली है एकदम, करंट यूनिफॉर्मली बाहर की ओर आ रही है। इसके एरिया में यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मान लो ऐसे करंट क्या आ रही है, बाहर आ रही है। और ये मान लो इसका सेंटर है ओ, और इसकी मैंने एज्यूम कर लिया इसकी रेडियस कितनी है, रो इसकी रेडियस है। और इसके अंदर से यूनिफॉर्मली करंट बाहर आ रही है। मान लो इसके अंदर से टोटल, मान लो यहाँ पर करंट, अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करता हूँ तो मैंने एज्यूम कर ली कि करंट डेंसिटी कितनी है, जे करंट डेंसिटी की वैल्यू है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मतलब टोटल करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, करंट पर मीटर स्क्वायर, ये क्या एरिया है, एरिया में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो करंट पर मीटर स्क्वायर जिसको अपन बोलते हैं करंट डेंसिटी है। एक यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी जे है। और ये एक सिलेंडर, आप ऐसे एज्यूम करो कि सिलेंडर है, बाहर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, एक कंडक्टिंग सिलेंडर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, उसकी डेंसिटी कितनी है, जे है, और एक यूनिफॉर्मली करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो जैसे आपके एक लाइन, इनफिनाइट लाइन करंट के वजह से जो आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट हो रही थी ना, तो वो का वो नेचर ये फॉलो करेगी। इसका भी एच किस पे डिपेंड करेगा, रो पे डिपेंड करेगा। और इसकी भी डायरेक्शन कैसी होगी, ए फाई कैप की तरह ही होगी। जैसे इनफिनिट करंट कैरिंग वायर की वजह से एच का मैग्नीट्यूड ओनली रो पे डिपेंड करता था, डायरेक्शन ए फाई कैप में होती थी, वो सेम नेचर यही फॉलो करेगा। क्या, वो का वो सेम नेचर ये फॉलो करेगा। तो देखो सबसे पहले इसको मान लो, इससे ओरिजिन से बाहर किसी पॉइंट पी पे मान लो, मैंने एज्यूम कर लिया इसकी रेडियस को मैंने मान लो आर एज्यूम कर लिया। कितना एज्यूम कर लिया, आर एज्यूम कर लिया। और इसके ओरिजिन से रो डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, रो डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे करूंगा, तो सिंपल सा क्या करूंगा, यहां पर एक क्लोज पाथ एज्यूम करूंगा, इस ओ को सेंटर मानते हुए, रो को रेडियस मानते हुए क्लोज पाथ एज्यूम करूंगा। क्या करूंगा, इस क्लोज पाथ को एज्यूम करूंगा, और क्लोज पाथ की डायरेक्शन क्या मान लूंगा, ऐसी मान लूंगा।
तो देखो तब अब एम्पियर्स लॉ के हिसाब से अपन लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, एच डॉट डी एल इक्वल टू टोटल करंट कितनी हो जाएगी। तो देखो अगर करंट डेंसिटी J है तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, J इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल J इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मेरी हो जाएगी करंट की वैल्यू, टोटल कितनी करंट होगी इसके अंदर उसकी वैल्यू हो जाएगी। और आपको देखो एच भी एफ हाई कैप में है और मेरा एल भी एफ हाई कैप में है, तो इसको एच डी एल को सिंपल एच डी एल लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। और जब मेरा रो फिक्स हो गया तो मेरा एच तो एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एच मेरा कांस्टेंट हो गया तो एच क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। और क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा, बचेगा डीएल बचेगा, कितना हो जाएगा, जे पाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 पाई रो होगी या नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीएल की वैल्यू एच इंटू 2 पाई रो हो जाएगी। और उधर कितना बचेगा, जे इंटू पाई आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना मेरे को एच की वैल्यू कितनी मिलेगी, एच की वैल्यू मिलेगी जे आर स्क्वायर अपॉन 2 रो मिलेगा। कितना मिलेगा, जे आर स्क्वायर अपॉन 2 रो। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और एच का अगर एच की वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो एच की वेक्टर फॉर्म कितनी हो जाएगी, जे आर स्क्वायर अपॉन 2 रो ए फाई कैप। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, यानी जे आर स्क्वायर 2 रो ए फाई कैप कितना, जे आर स्क्वायर अपॉन 2 रो ए फाई कैप। ये इसका रिजल्ट आ गया बाहर की ओर। और अगर इसको अंदर किसी पॉइंट पे मेरे को फाइंड आउट करना है, मान लो इस पॉइंट पे मेरे को फाइंड आउट करनी है, किस पॉइंट पे, मान लो मेरे को इस पॉइंट, एक मान लो पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया, ये अंदर की ओर एक पॉइंट पी एज्यूम कर लिया, और इस पॉइंट पे मेरे को फाइंड आउट करनी है जो कि इससे ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, मान लो ओरिजिन पे ये पे कितने डिस्टेंस पे है, रो डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले मैं ओरिजिन को सेंटर मानते हुए, रो को मैं रेडियस मानते हुए, यहाँ पर भी एक क्लोज बाउंड्री एज्यूम करूँगा। क्या एज्यूम करूंगा, एक क्लोज पाथ एज्यूम कर लिया। ये क्लोज पाथ मैंने मान लो एल ऐसे एज्यूम कर लिया, है ना। ये आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने क्लोज पाथ एज्यूम कर लिया। तो देखो अब मेरी मैक्सवेल इक्वेशन क्या बनेगी, मैक्सवेल इक्वेशन तो सिंपली बोलती हैं एच डॉट डी एल इक्वल टू आई होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और आपको पता है एच हमेशा किस में होगा, एफ हाई कैप में होगा, और एल भी एफ हाई कैप में है। तो सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा, एच डी एल वेक्टर फॉर्म सिंपली क्या हो जाएगी, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एच डी एल में हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई कितनी होगी, जे। और अब ओनली ये वाला एरिया काउंट होगा कितना, इसके अंदर वाला। तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, पाई रो स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो अब मेरा अगर रो फिक्स हो गया तो एच तो एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एच आ गया बाहर। और अगर मैं इसकी बात करूंगा डीएल, किसकी, डीएल की, सॉरी ये वेक्टर नहीं स्केलर है, ये डीएल। यहाँ पर क्या बचेगा, जे पाई रो स्क्वायर। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो डीएल का मतलब इसकी पूरी की पूरी कितना पैरामीटर, ये कितना है, मतलब इसकी तो हो रही है बात। तो एच इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पाई रो होते हैं नहीं होते, बिल्कुल। और यहाँ कितना हो जाएगा, जे पाई रो स्क्वायर, बिल्कुल। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, रो से रो क्या कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना बचेगा, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे रो बाई 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जे रो बाई 2 हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अंदर की ओर कितनी हो जाएगी, अंदर की अगर मैं बात करूंगा तो अंदर की ओर हो जाएगी जे रो बाई 2 ए फाई कैप। कितनी हो जाएगी, जे रो बाई 2 ए फाई कैप। ये अंदर की ओर होगी। बाहर की ओर क्या हो जाएगी, जे आर स्क्वायर अपॉन 2 रो ए फाई कैप। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो अंदर की ओर तो क्या होगी, मतलब रो के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसकी अगर रेडियस आर है तो यहाँ पर तो क्या होगी, रो के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर तो एस इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, रो। फिर अगर आउटर दुनिया की बात करूंगा
तो रो के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगी, 1/रो। ये मेरी क्या हो जाएगी, एच वर्सेज रो का ग्राफ ये मिल जाएगा। आई होप आपको इनफिनिट सिलेंडर की वजह से उसके अंदर कितनी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और बाहर कितनी इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू आपको मिल गई होगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं इनफिनिट एक सीट करंट है। क्या है ये, मान लो आपकी एक इनफिनिट सीट करंट है, उसकी वजह से ये मान लो एक सीट है जो इनफिनिट है, ऊपर की ओर भी ऐसे इनफिनिट है, नीचे की ओर भी इनफिनिट है, बाहर की ओर भी आ रही है और अंदर की ओर भी जा रही है, और इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। मान लो ऐसे, मान लो आप ऐसे इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, ऐसे मान लो टोटल करंट फ्लो हो रही है, और इसकी करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, के सरफेस करंट डेंसिटी कितनी होगी, मान लो के होगी, और इसकी यूनिट क्या होती है, सरफेस करंट डेंसिटी की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर होती है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एक इनफिनिट सीट है जिसके अंदर की ओर करंट फ्लो हो रही है, और इसकी करंट डेंसिटी कितनी है, के है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर पर मीटर होती है। एक होती है जे होती है, उसको सरफेस करंट डेंसिटी या फिर सिंपली करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर करंट डेंसिटी या सिंपल करंट डेंसिटी, दोनों करंट डेंसिटी है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, यानी पर मीटर में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसका मेजरमेंट आपको है ना के देता है। और जे है ना पर मीटर स्क्वायर में, पर एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसका मेजरमेंट जे है। जे की यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। के भी एक करंट डेंसिटी है, लीनियर करंट डेंसिटी, लाइन करंट डेंसिटी, कुछ भी बोल सकते हो, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, यानी पर मीटर डिस्टेंस के अंदर टोटल कितनी करंट फ्लो हो रही है उसका मेजरमेंट आपका क्या है, के है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी वजह से फील्ड हमेशा कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है, यूनिफॉर्म, किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, ऑलवेज कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म होगी तो कैसे होगी, आपको राइट हैंड का यूज लेना है। करंट मान लो अंदर की ओर फ्लो हो रही है, तो इधर आपकी फील्ड हमेशा ऐसी होगी, ऐसी होगी। आपको आपको यूनिफॉर्म फील्ड तो आई होप बनाना आता ही है। आपस में अपन क्या बनाते हैं, पैरेलल लाइंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैरेलल लाइंस बनाते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड को तो अपन हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। और मैं इधर की बात करूंगा तो नीचे की ओर आएगी, राइट हैंड की वजह से इधर बात करूंगा तो ऊपर की ओर जाएगी। कैसे जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। फील्ड हमेशा कैसे होगी, यूनिफॉर्म बनानी है आपको, ऐसे नहीं कुछ भी बना दो, यूनिफॉर्म बना दो और ऐसे बना दो। क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी। तो क्लोज पाथ ये बहुत दूर जाके इंफिनिटी पे जाके वापस घूम के वापस आएगी। कैसे, और नीचे वापस इंफिनिटी पे जाके घूम के वापस आएगी, ऊपर इंफिनिटी पे जाके घूम के आएगी, नीचे इंफिनिटी पे जाके घूम के आएगी। इससे यहाँ ऐसे आगे जाके क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होगी, तो यूनिफॉर्म फील्ड को अपन ऐसे बनाते हैं, सीट की क्या होगी, पैरेलल होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन जब बात करते थे तो मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड सीट की क्या होती थी, नॉर्मल होती थी और यूनिफॉर्म होती थी इनफिनिट सीट की वजह से। यहाँ इनफिनिट सीट करंट है जिसकी जिसकी डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, के एम्पियर पर मीटर है। कितनी है, के एम्पियर पर मीटर है। इसकी करंट डेंसिटी की वैल्यू के एम्पियर पर मीटर है, और इसकी वजह से फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म फील्ड को बनाने का तरीका क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्या होगा, अब मैं एम्पियर्स लॉ का यूज करके इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो एच डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर यहां मैं क्लोज पाथ एज्यूम करूंगा, ऐसे देखो यहाँ एक क्लोज पाथ एज्यूम कर रहा हूँ, क्या ये क्लोज पाथ ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ, ये आई होप आपको दिख रहा होगा। ये मैंने क्लोज पाथ एज्यूम किया, करंट अंदर की ओर जा रही है तो करंट की डायरेक्शन में ही एज्यूम किया। मान लो मैंने ऐसे क्लोज पाथ एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, ऐसे क्लोज पाथ एज्यूम किया। तो यहाँ क्या एच डॉट एल की वैल्यू आई के इक्वल है। देखो इस क्लोज पाथ एल को मैं अगर चार पाथ के अंदर कन्वर्ट करूंगा, जिसके अंदर फर्स्ट पाथ ये हो जाएगा, सेकंड पाथ ये हो जाएगा, थर्ड पाथ ये हो जाएगा, और फोर्थ पाथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो इसको मैं एच से भी कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, एच डॉट डी एल मेरा फर्स्ट प्लस एच डॉट डी एल सेकेंड प्लस एच डॉट डी एल
थर्ड प्लस एच डॉट डी एल फोर्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई होगा या नहीं होगा, बिल्कुल आई होगा। और यहां देखो इस पूरे पाथ में एल तो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, जबकि इसके इस पूरे पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। इधर भी देखोगे तो आपको परपेंडिकुलर दिखेगी, तो 1 और 3 की वजह से तो हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ एच और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 90 है। यहाँ पर एच और डीएल आपस में क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर भी एच और डीएल आपस में क्या है, पैरेलल है। एल भी ऊपर है, देखो देखो आप एरो के हिसाब से जाओगे तो यहाँ एरो भी नीचे है, एल भी नीचे है, और आपका इलेक्ट्रिक आपका मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे है। यहाँ आपका लाइन इंटीग्रल लूंगा तो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो अपन का डीएल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी ऊपर होगी, और अपन का मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर है। तो यहाँ पर और यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में है तो सिंपल किसके अंदर वो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, एच डी एल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर, एक सेकंड में हो जाएगा, और एक किस में हो जाएगा, फोर्थ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में टोटल करंट कितनी हो जाएगी, करंट डेंसिटी कितनी है, के है। और ये वाली अगर इस लेंथ को मैं एज्यूम करता हूँ, एल एज्यूम करता हूँ, किसको, इसको एल एज्यूम करूंगा, और इसकी करंट डेंसिटी कितनी है, के, यानी पर मीटर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, के फ्लो हो रही है। तो इस एल मीटर के अंदर कितनी फ्लो होगी, के इंटू एल होगी या नहीं होगी, बिल्कुल के इंटू एल के इक्वल हो जाएगी। एच तो अपना क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है, कैसी है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो एच तो इधर से बाहर आ जाएगा, इधर से भी बाहर आ जाएगा। और मैं बताओ डीएल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एल के इक्वल होगी या नहीं होगी, यहाँ पर भी एल के इक्वल, यहाँ पर भी एल के इक्वल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच एल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एच इंटू एल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन का सिंपल कितना आ जाएगा, 2h इंटू एल, एच एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल हो जाएगा। एल से एल कट जाएगा, और एच की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी मेरे को, के बाई 2 के इक्वल मिल जाएगी। आई होप यहां तक आपको पता हो गया कि एच की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, के बाई 2 के। एक यूनिफॉर्म फील्ड होगी जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, के बाई 2 के। ये आपको जो भी आपको के गिवन है, के एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि जे है ना, जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, के भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसको उसको अपन बोलते हैं करंट डेंसिटी बोलते हैं। वो पर एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है विथ डायरेक्शन, वो आपको देता है। ये आपको पर मीटर में कितनी, पर यूनिट मीटर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, और उसकी डायरेक्शन भी अपन को क्या देता है, के देता है। अगर के के मैग्नीट्यूड का अपॉन 2 कर देता हूं तो मेरे को तो अपन को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में आपको बताना चाहूं तो सिंपली क्या हो जाएगी, H इक्वल टू के बाई 2 क्रॉस ए एन कैप हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये इसका वेक्टर फॉर्म में क्या है, वेक्टर फॉर्म है। यानी ये मान लो आपकी सीट है, क्या, ये मान लो आपकी सीट है जिसके अंदर मान लो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रही है, के वेक्टर। ये आपको एग्जामिनर गिवन रहेगा, क्या रहेगा, के वेक्टर आपको गिवन रहेगा। अपॉन में क्या करना है, 2 करना है। और इस पॉइंट पी पे आपको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, या सॉरी अपन को क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मान लो। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये एन कैप क्या होगा, नॉर्मल कैप। यानी अगर पी से मैं इधर खींचूंगा ना, इस सीट पे अगर मैं नॉर्मल खींचूंगा ना, तो ये जो अपन को मिलेगा नॉर्मल, तो इस साइड में यानी सीट से आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर जो होगा ना, ए एन कैप, सीट से आउटवर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीट से आउटवर्ड एक यूनिट वेक्टर। इस पॉइंट मेरे को पी पे निकालना है, पी पे एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आपको गिवन रहेगा, अपॉन 2 करना। ए एन कैप क्या होगा, सीट से नॉर्मली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर क्या होगा, सीट से नॉर्मली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए एन कैप होगा। जब अपन प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो उस टाइम अपन बहुत डिटेल से समझेंगे इसके बारे में। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन के एम्पियर्स लॉ के तीनों एप्लीकेशन, इनफिनिट सीट की वजह से, सिलेंड्रिकल की वजह से, और इनफिनिट करंट कैरिंग वायर की वजह से, उसके चारों ओर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली है। तो आई होप ये पूरी मैक्सवेल इक्वेशन होती है कंप्लीट। अब अपन के पास एक बचता है अपन का टॉपिक जो सिलेबस के अंदर दे रखा है, बाउंड्री कंडीशंस। और सेकंड अपन को बचता है टाइम वेरिंग फील्ड के लिए मैक्सवेल इक्वेशन कैसे चेंज होती हैं। 2 टॉपिक बचे हैं अपन का फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फिर अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर अपन स्टार्ट करेंगे प्लेन वेव प्रोपेगेशन। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो चैनल को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।